हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप सबने देख ही लिया होगा कि किस तरीके से ये काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। और क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकता है क्या? तो ये सिलिकॉन वैली बैंक क्या है, क्यों फेल किया है, इसका इंपैक्ट क्या सिर्फ यूएस पे पड़ेगा या पूरे के पूरे विश्व के इकोनॉमी पे पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और हम जैसे कॉमन सिटीजन्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा का पूरा सिनारियो क्या रहने वाला है। अगर इन चीजों को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बस इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। और दिस इज रजत दुबे। चलिए तो इस टॉपिक में सीधा का सीधा लैंड करते हैं। अल जजीरा का आर्टिकल है और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि किस तरीके से सिलिकॉन वैली जो है वो फेल कर चुका है। और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि जो लेहमैन ब्रदर्स यानी कि 2008 में जो रिसेशन आया था, बिकॉज यूएस की जो इकोनॉमी थी वो पूरी की पूरी कोलैप्स कर चुकी थी, तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि ये अगला फाइनेंशियल क्राइसिस होगा? ठीक है, तो इस चीज को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ में आप देखोगे तो ये सिलिकॉन वैली जो है आपको नजर आ रहा होगा कि पूरी तरीके से कोलैप्स करा क्यों है, इसके बारे में अब हम जानने की कोशिश करते हैं। और अभी हाल ही का खबर यह भी है कि HSBC जो है उन्होंने एक्वायर कर लिया है सिलिकॉन वैली बैंक को, और वो भी महज 1 पाउंड पे, ठीक है, 99 रुपए के आसपास में। तो आप समझ सकते हो कि मतलब एक बैंक को पूरे के पूरे एक्वायर कर लेना, दैट टू कि मतलब सिर्फ और सिर्फ 1 पाउंड पे, मतलब इतना ज्यादा वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो गया, या फिर आप कहो इतने ज्यादा लॉसेस इस पर्टिकुलर बैंक में हो चुके हैं। तो HSBC ने इसको एक्वायर कर लिया है सिलिकॉन वैली बैंक को। नेक्स्ट, ये जो बैंक है सिलिकॉन वैली, जैसा कि आपको पता होगा सिलिकॉन वैली यूएस में कैलिफोर्निया करके एक राज्य है, और ये यूएस का पूरा मैप है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कैलिफोर्निया राज्य लोकेटेड है और यहीं पे है सिलिकॉन वैली। पैसिफिक ओशन उस तरफ है। बाकी आप देखोगे तो ओवरऑल कहीं ना कहीं यूएस के बाकी सारे जो स्टेट्स हैं, ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है, ठीक है, और वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको पता ही है। वर्ल्ड मैप में इसको देखने के लिए आते हैं तो वर्ल्ड मैप में आप देखिएगा ये आपके सामने हमारा प्यारा भारत महान, और कहीं ना कहीं इसी के साथ साथ में आप यहां से सीधा का सीधा मतलब आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन वगैरह पार करके जब आप यूएसए के तरफ जाओगे तो वहां हमारा जो है वो दोनों का आपको मैप नजर आ जाता है। चलिए अब हम सीधा का सीधा बात करते हैं मुद्दे पे कि ये जो बैंक है ओवरऑल ये फेल क्यों करा है। तो पहला पॉइंट जो है बेसिकली आप देखोगे स्टार्टअप्स वगैरह को इसने बहुत ज्यादा फंडिंग दी थी, इवन इंक्लूडिंग ओला एंड उबेर। तो कहीं ना कहीं मतलब जो बहुत ज्यादा फंडिंग इसका रहा है वो स्टार्टअप्स वगैरह को ही दिया है इसने, और ज्यादातर वो भी स्टार्टअप्स में भी कैसा है कि टेक से जो जुड़े फील्ड वाले हैं उनको फंडिंग दिया गया था। तो कैसा है कि जैसा कि आपको पता होगा कोविड पैंडेमिक के बाद से कहीं ना कहीं हर कंपनी जो है, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजोन हो, सारा का मतलब आपने देखा होगा ले ऑफ चालू है, ठीक है, और मास लेवल पे ले ऑफ चालू है। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं उम्मीद लगा सकते हो कि टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनीज लॉस की तरफ में जा रही हैं, और इस वजह से क्यों ना मतलब एक्चुअली वो जो लोन भी लिए थे वो भी रीपे नहीं कर पा रहे थे, और साथ साथ में जो उन्होंने पैसे जमा करे थे उस पैसे को वो अब निकालना चालू करने लग गए थे। तो इस वजह से बैंकों के पास में, सिलिकॉन वैली बैंक के पास में एक्चुअली पैसा बचा भी नहीं था। चलिए उसको हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा ऑपरेशनल प्रॉब्लम, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल प्रॉब्लम क्या है, कोई भी बैंक बेसिकली हमारे यहाँ जैसे भी बैंक है आप अगर देखोगे तो बैंक्स कमाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए आपका HDFC बैंक में अकाउंट है और आप 5,000 रुपए जो है जाकर के सेविंग्स अकाउंट में जमा करते हैं। तो जब आप 5,000 रुपए जमा कर रहे हैं आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 3 से 4% के आसपास सेविंग्स अकाउंट पे। और फर्दर जब आप उसको डिपॉजिट कर दिए हो अब, तो वो बैंक का कहीं ना कहीं मतलब फिलहाल के लिए उसको वो या तो कहीं लोन में इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ओवरऑल वो बैंक जो है वो उससे इंटरेस्ट ज्यादा कमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और लोन पे कितना इंटरेस्ट? बेसिकली 7 से 8% है, इवन मोर देन दैट। अगर पर्सनल लोन है तो 11-12% भी जाता है, यानी कि आपको वो 3 से 4% दे रहा है और खुद वो 8 से 10% पे जो है चार्ज कर रहा है। तो उसके बीच का जो कमीशन है उसी से बैंक्स जो है वो चलते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक के पास में जो पैसा ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट हुआ, तो यहाँ पे जो आपका SVB है बेसिकली, तो ये सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या किया कि अपना ज्यादा पैसा जो है, मैक्सिमम पैसा अपना बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया। लोन ना देने के बजाय उन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, और वो भी उस समय बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया जिस समय बॉन्ड के प्राइसेस जो है वो काफी अभी क्रैश कर चुके हैं, या यूं कहें तो बहुत लो हो चुके हैं। अगर आज के समय में बॉन्ड प्राइसेस को देखा जाए तो ये बढ़े हैं, लेकिन तब के समय में कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बॉन्ड प्राइसेस पहले के कंपैरिजन में, 3-4 साल के कंपैरिजन में गिर चुके हैं।
तो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा जो उनका इन्वेस्टमेंट का था वो बॉन्ड यील्ड्स में ही था, इस वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ गया है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। यूएस का जो फेड रिजर्व है, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो उसी तरीके से उनके यहाँ भी फेड रिजर्व है। तो बिकॉज की इन्फ्लेशन बहुत सारे कंट्रीज में है इंक्लूडिंग इंडिया, यूएस, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, रेपो रेट को बढ़ाते हैं। जो लेंडिंग रेट होता है आरबीआई के द्वारा या किसी भी सेंट्रल बैंक के द्वारा, उस लेंडिंग रेट को बढ़ाया जाता है। तो रेपो रेट जब बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट्स अपने आप बढ़ जाता है। सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा और जो लोन हम लेते हैं उसका भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, ये बॉन्ड यील्ड्स अपने आप नीचे होने लग जाते हैं, क्योंकि मार्केट में इस तरीके से chaos होता है कि यार महंगाई बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है, और उस चीज को शायद बैंक फेल कर रहे हैं एड्रेस करने में, तो इसलिए लोग अपने पैसों को विथड्रॉ करने लग जाते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आप देखोगे तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम भी फेस करने लग गया वो बैंक, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम इसलिए बेसिकली क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मतलब जैसा कि आपको हम बताएं कि बहुत ज्यादा इनका जो है वो एलोकेशन बॉन्ड्स के तरफ में था, और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट किए थे इस बैंक में वो टेक कंपनी से ही जुड़े हुए लोग थे। अब जब टेक कंपनीज में रिसेशन आने लग गया तो वो क्या किया कि अपने पैसे को निकालना चालू कर दिया। कई बार मार्केट में क्योस भी बनाया गया कि हाँ मतलब सिलिकॉन वैली बैंक डूब जाएगा, अनस्टेबल है, तो ये सब रूमर्स की वजह से भी लोग पैसे निकालने लग गए और टेक कंपनीज लिटरली लॉस फेस कर रही थी, तो उन्होंने अपना पैसा निकालना चालू कर दिया, क्योंकि उनके पास अब कहीं पैसा था नहीं, तो जो पैसा उन्होंने बैंक में रखा था उसको भी निकालना चालू कर दिया। जैसे आरबीआई का डीआईसीजीसी जो है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, उसके तहत 5 लाख रुपए जो है हमारे यहाँ, वो बेसिकली आप देखोगे तो ये सिक्योर्ड माने जाते हैं। मतलब मान लीजिए आप सेविंग्स अकाउंट में 5 लाख रुपए या उससे कम जमा करते हैं तो वो आपके पैसे सिक्योर माने जाएंगे। ठीक है, उससे ज्यादा होने पे वो सेफ नहीं होंगे। यूएस में क्या है कि यूएस में यही सेम जो यूएस डॉलर में आप देखोगे तो ये लगभग 2.5 लाख के आसपास यूएस डॉलर्स में है। रफली एस्टिमेटेड जो है वो 2 से 2.5 करोड़ रुपए हमारे भारतीय करेंसी में, तो 2.5 लाख यूएस डॉलर्स जो हैं ये कहीं ना कहीं मतलब सिक्योर माने जाते हैं। तो जो 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मतलब इन्वेस्ट कर दिए हैं कि 2.5 लाख यूएस डॉलर से भी ज्यादा पैसे उसमें पड़े हैं। अब वो क्या है कि अब वो भी छटपटा रहे हैं कि उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इस चक्कर में क्या है कि वो पैसा अगर नहीं मिलता है तो फिर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ले ऑफ्स भी चालू हो जाएगा। वो एक इम्पैक्ट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब उनके पास में खुद में प्रॉफिट नहीं रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, तो अपने कंपनी में वो लोगों को रखेंगे क्यों, पैसे तो दे ही नहीं पाएंगे, तो ले ऑफ चालू हो जाएगा। कहीं ना कहीं वापस से चीजें अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह देखने को मिल जाएंगी और ये विशियस साइकिल भी चालू हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम जो है वो एसेट क्वालिटी प्रॉब्लम, जो हमने देख लिया है कि इनका इन्वेस्टमेंट का जो तरीका था वो गलत था, और इस वजह से कहीं ना कहीं चीजें जो है जनरली आमतौर पे बैंक्स वैसा ही करते हैं, कुछ बहुत अलग सिलिकॉन वैली ने नहीं किया, लेकिन एग्जैक्टली जो समय था वो इनके फेवर में नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ आया होगा। इकोनॉमी को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे जो भी सिलिकॉन वैली बैंक का ये रहा है केस, इसको भी समझने की डिटेल में कोशिश करेंगे। बैड इन्वेस्टमेंट्स में हमने देख लिया कि अब नए लोन्स दे पाना ओवरऑल आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मुश्किल होने लग गया कि न्यू लोन्स वो नहीं दे पा सकते, और साथ साथ में हेल्ड टिल मैच्योरिटी सिक्योरिटी। अब ये मैच्योरिटी सिक्योरिटी क्या होता है कि कहीं ना कहीं मान लीजिए, जैसे हमने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि आप एचडीएफसी बैंक में गए, 5,000 रुपए जमा किए और वो सेविंग्स अकाउंट में कर रहे हो, तो वो क्या है, आप तो आज जमा कर रहे हो और कल आप निकाल सकते हो पैसा, या आज ही आप निकाल सकते हो वो पैसा। लेकिन मैच्योरिटी सिक्योरिटी में जब आप जमा कर देते हो, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए है, ठीक है, और अब आप बैंक में जाते हो, आप कहते हो कि इसको 2 साल के लिए, मतलब बैंक आपको बता रहा है कि आपको ऐसे तो 3-4% मिलेगा, हम आपको 7.5-8% दे रहे हैं और आप एफडी कर लो, फिक्स डिपॉजिट जो बैंक सिस्टम चलाते हैं, तो वो मैच्योरिटी सिक्योरिटी वो बोल देंगे कि 2 साल के लिए इसको आप लॉक इन पीरियड में डाल दो एफडी के फॉर्म में। तो यही होता है मैच्योरिटी सिक्योरिटी। तो ये सिलिकॉन वैली बैंक ने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली इस पे काम ज्यादा नहीं किया है। उनका जो मतलब एसेट क्वालिटी था वो इस वजह से सही नहीं था, क्योंकि अगर आपके पास में लिक्विडिटी जो है, मतलब वो जो भार है वो अगर ज्यादा रहेगा कि नहीं देना है, अगर आपने मतलब किसी तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स जो किए हैं आपके बैंक में, अगर आप उनको मैच्योरिटी पीरियड वाले में मतलब इन्वेस्टमेंट कराए होते तो कहीं ना कहीं आपके पास वो वेल्थ होता, ठीक है, तो आप इस लॉस को भी झेल सकते थे। शेयर मार्केट में क्या होता है, निफ्टी 50 के भी शेयर्स जो है वो ऊपर नीचे जाते हैं, बट वो फ्लक्चुएशंस जो है वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल नहीं होता, वो सिचुएशनल होता है और अपने आप वो रिकवर कर जाता है। इकोनॉमी में भी यही माना जाता है
कि मिड टर्म में, शॉर्ट टर्म में लॉसेस आप देख सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप बने हो तो आपको गेन्स देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल इनके इश्यूज भी थे, और ये कहीं ना कहीं अभी हम देखते हैं कि दोनों ही जो बैंक्स हैं इनका क्या, क्योंकि दोनों की पॉलिसी सेम है, आरबीआई हो या फेड रिजर्व हो, दोनों इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं, रेपो रेट्स को बढ़ा रहे हैं। दोनों के देशों में इन्फ्लेशन भी है, चीजें हमारे यहाँ भी 300% से ज्यादा जो है वो गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन जो है वो फर्दर आपको देखने को मिल रहा है। और इन्फ्लेशन, महंगाई मतलब ही होता है कि लोगों के हाथ में पैसा बहुत ज्यादा है, तो लोगों के हाथ में जब वो पैसा ज्यादा है तो इस वजह से वो सोचते हैं कि वो पैसों को अपने पास जो है वो जमा कर ले, इसलिए वो रेपो रेट जो है वो बढ़ा करके मतलब देते हैं। इस वजह से एकोमोडेटिव पॉलिसी जो हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में 3 तरीके से होता है। एकोमोडेटिव मतलब इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना, ठीक है, और न्यूट्रल मतलब कि सेम रखना इंटरेस्ट रेट को, और हॉकिश मतलब कि कहीं ना कहीं मतलब आप देखोगे हॉकिश में एक्चुअली बढ़ाना है और एकोमोडेटिव में घटाना है, और न्यूट्रल में सेम रहेगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हम नेक्स्ट आपको दिखाते हैं कि ये चार्ट आप देखिएगा, तो बेसिकली इस चार्ट में आप देखोगे किस तरीके से फेड रिजर्व ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया है, और कहीं ना कहीं मतलब पूरा का पूरा जो फेड रिजर्व का ये इंटरेस्ट रेट्स है आप देखिए बढ़ते ही जा रहा है, कुछ घटता बढ़ता था लेकिन अब लगातार ये 4.5% पे भी पहुंच चुका है। और ये फर्दर भी मतलब यूएस ने ये भी संकेत दिया है कि इसको फर्दर हम अग्रेसिवली भी आगे बढ़ाते चलेंगे। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि अब अगर यूएस का फेड रिजर्व बढ़ा रहा है तो इंडिया को क्यों बढ़ाना है। देखिए, अगर आपके पास में बहुत पैसे हैं, ठीक है, और आपको अगर यूएस जैसी कंट्री में जहां गिल्ट एज सिक्योरिटी है, अगर वहां आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो आप इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करिएगा, आपको इंटरेस्ट रेट अगर कम मिलेगा। तो उस चक्कर में भी हमको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन का ये इंपैक्ट है कि हमको अपना भी इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाना पड़ता है, तो ये भी एक कारण बन जाता है अपार्ट फ्रॉम इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आप देखोगे तो कोविड का इंपैक्ट किस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी पे है, ये भी आप देख सकते हो, और ओवरऑल हमारे यहाँ भी मतलब भारत में भी बेसिकली आप देखोगे इंडिया का तो ये नेगेटिव ग्रोथ रेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली मतलब पूरा का पूरा इंपैक्ट दिखा रहा है, और इवन इंडियन स्टॉक्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा फेल कर चुके हैं प्राइसेस उनके बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो ये पूरा का पूरा मतलब सिस्टम में ओवरऑल डिस्ट्रप्शन आ चुका है। अब इंपैक्ट की बात करते हैं, तो इंपैक्ट में देखिएगा तो नेगेटिव सेंटीमेंट अब बन जाएगा बैंकिंग सिस्टम की तरफ, क्योंकि कई ज्यादा लोग जो होंगे वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहेंगे बैंक में, डिपॉजिटर्स डरेंगे कि यार कल को फिर से किसी बैंक में हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, तो अपना पैसा कहीं और रखते हैं। ठीक है, और कई बार वो घरों में रखते हैं, चोरी चमारी ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाएंगी, तो ये सारी बातें हो जाती हैं। दूसरा आप देखोगे तो स्लो डाउन इन क्रेडिट फ्लो, बेसिकली क्या होगा कि अब अगर बैंकिंग सिस्टम में पैसा नहीं रहेगा तो जाहिर सी बात है जो क्रेडिट फ्लो चलता है उसमें स्लो डाउन देखने को मिल जाएगा, बैंक्स के पास में पैसा ही नहीं रहेगा देने के लिए। तीसरा आप देखोगे तो जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और इनके ऊपर क्योंकि ये लेंडिंग एक्टिविटीज मतलब कहीं ना कहीं मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करते हैं ज्यादातर, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब कि एग्रीकल्चर वगैरह, एमएसएमई सेक्टर वगैरह, तो इनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर आप देखोगे तो यूएस इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मतलब ज्यादातर जो डिपेंडेंसी है वो स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस पे है। इवन भारत में भी आप देखोगे एमएसएमई सेक्टर्स को फंडिंग की तो जरूरत पड़ती है ना, तो लार्ज डिपेंडेंस स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस पे देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि मतलब ये वर्ल्ड इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो क्या इंडियन इकोनॉमी में, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपको इंडियन इकोनॉमी में भी इसका इंपैक्ट देखने को मिल जाएगा। और हमने ये भी पॉइंट डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से ले ऑफ्स भी आपको देखने को मिल रहा है। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स का कटआउट आप देख सकते हैं, रूपी डिक्लाइंस और एशियन मार्केट्स जो है वो सिंक कर चुका है जब सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया है, और उसका असर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट आप देखोगे तो ऐसा नहीं कि यूएस में ही है, इंडियन बैंक्स भी कई बार मतलब पीएनबी वगैरह आप जानते ही होंगे, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वगैरह का भी जो क्राइसिस हुआ था, तो ये जो दोनों नमूने हैं विजय माल्या और नीरव मोदी, तो सो कॉल्ड जो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे क्राइसिस जो हैं वो भारतीय सिस्टम में भी बैंकों के करा चुके हैं। इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो लेहमैन ब्रदर्स की बात हो रही थी कि क्या 2008 का हम लेहमैन ब्रदर्स वाला सिचुएशन समझ लें क्या, तो ऐसा नहीं है। ये जो सिलिकॉन वैली का मसला है ये ओवरऑल सुलझ चुका है, और ये सिचुएशनल प्रॉब्लम था, फंडामेंटल नहीं है। हाँ, चीजें कहीं ना कहीं इंपैक्ट करेंगी, लेकिन अभी इसको एचएसबीसी ने एक्वायर कर लिया है, और साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब चीजें सुधरती हुई धीरे धीरे नजर आएंगी। लेकिन अब अगर हम बात कर लेते हैं कि आगे का क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो व्हाट नेक्स्ट में हम बेसिकली यही कहेंगे कि जाहिर सी बात है थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिलेगा और चीजें निकलने में मतलब थोड़ा वक्त लगेंगी, लेकिन फंडामेंटली अभी भी काफी स्ट्रांग है सिस्टम, और इस वजह से बहुत ज्यादा मार्केट डिप्रिशिएट नहीं करेगा। हाँ, ओवरऑल नेगेटिव ट्रेंड्स हमने देखा है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाना होगा, थोड़ा सा फेथ दिखाना होगा, और चाहे इवन इन्वेस्टर्स हो चाहे कोई भी हो, सबको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग लेकर के चलना होगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हम पॉलिसीज जो है वो अपना रिज्यूम कर सकते हैं।
बाकी इसके अलावा किसी भी तरीके से आपको मतलब यहाँ पे आई होप कि कोई डाउट नहीं रह गया होगा। पूरा का पूरा जो भी सिलिकॉन वैली बैंक है जो कोलैप्स हुआ है, सारा का सारा जो इवन फंडामेंटल जो इकोनॉमी था इसके पीछे का वो भी हमने समझने की कोशिश कर ली है। और साथ साथ में आपको ये भी बता दिया गया है कि हाँ कहीं ना कहीं मतलब ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब आपको देखने को मिल जाएगा कि चीजें मतलब कोलैप्स ही करती चली जाएंगी, बिल्कुल सुधरेंगी, लेकिन थोड़ा सा अभी चीजों को स्ट्रॉन्ग रखने की जरूरत है। और साथ साथ में फिर ये इंडिया और यूएस जो है वो दोनों तरीके से किस तरीके से हम मतलब इकोनॉमिकली मतलब थोड़ा सा देख रहे हैं चीजों को लेकर के। और इसके अलावा फिर हम नेक्स्ट वर्ल्ड अफेयर्स का कोई वीडियो होगा तो वो आप तक जरूर लेकर के आएंगे। फिलहाल ये हमें काफी इंपॉर्टेंट लगा था कि जो हम अपने व्यूअर्स तक शेयर कर सके, और हमारा इसको लेकर के क्या ओपिनियन है ये भी हमने आप के साथ में शेयर कर दिया है। बाकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिएगा फर्दर ऐसे कंटेंट के लिए, और अगर किया है तो ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स तक भी भेजिएगा हमारे इस कहीं ना कहीं एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।